मैं तो उस टाइम पे आईडी कार्ड भी पहन के जाती थी, फिर भी लोग बोलते थे कि तुम गलत काम करते हो। जहाँ जहाँ घर ढूंढने जाती थी वहाँ मुझे बोलते थे कि अच्छा तुम लोग तो यहाँ पे सेक्स वर्क ही करोगे ना आके। उनको ये लगता था पहले कि ये ट्रेन में मांगती होगी, ये शादियों में जाती होगी, नाचती होगी, बट अब उनका भी सोच, उनका भी थॉट्स सबका चेंज हो गया कि ये अच्छा काम करती है। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम कैश छेत्री है और मैं बेसिकली दार्जिलिंग से बिलोंग करती हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और एक मॉडल हूँ और मैं अपने आप को एक ट्रांसजेंडर वुमन आइडेंटिफाई करती हूँ। मेरी लाइफ की जर्नी यहाँ से शुरू होती है। मैं पैदा तो एक गलत शरीर में हुई थी, बट मेरा जो सोल था, जो मेरा अंतर आत्मा था, वो अलग था। और जिस जगह पे मैं पैदा हुई थी वो बहुत ही छोटा और बहुत ही कंजर्वेटिव विलेज है, बहुत छोटा गांव है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें लोगों को नहीं पता। तो जब मैं पैदा हुई थी तो घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे, बट जब मैं बड़ी होती गई तो वो उनको और दुख होता गया कि ये पैदा ही क्यों हुआ। तो धीरे 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 मेरे बारे में घर वालों को पता लगा कि मैं क्या फ़ील करती हूँ, मैं कैसे जीना चाहती हूँ, मैं कौन हूँ एक्चुअल में, मेरी बॉडी के अंदर कौन सी बॉडी छुपी हुई है, ये वाला फील मुझे होने लगा। तो मैं शुरुआत करती हूँ अपनी बचपन से। बचपन में जब मैं स्कूल जाती थी या ट्यूशन्स जाती थी या कोई मेरे घर वाले मेरे घर पे आते थे तो सब लोग मुझे चिढ़ाते थे कि कि ये तो लड़की जैसी है, घर पे ही रहती है, घर का काम करती है, मतलब बहुत होमली है ये, ऐसे मुझे बोलते थे। तो उस टाइम पे बचपन में पता नहीं लगता था कि मैं मतलब मुझे क्यों बोल रहे हैं ये सब चीज़ें लोग। तो उस टाइम पे बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि क्लिक हो जाता है कि अच्छा मुझे ऐसे क्यों बोल रहे, मतलब एक्चुअल में कुछ अलग तो नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगने लगता था। बट फिर भी मतलब मैं बॉयज़ के साथ ही घुल मिलने की कोशिश करती थी, अपने भाइयों के साथ ही घुल मिलने की कोशिश करती थी, नहीं हो पाती थी। तो धीरे 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 जब मैं स्कूल बड़ी होती गई और मेरे अंदर गर्लिश चीज़ें, फेमिनाइन चीज़ें आती गई, डेवलप होती गई, घर संभालना, घर का काम करना, गेस्ट को वेलकम करना, ये सब चीज़ें मेरे अंदर आती गई। तो लोगों को और होता गया कि ये ऐसे क्यों कर रही है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये सब उनको बहुत क्वेश्चन उठाते थे कि बचपन में कि अच्छा ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो जब एक दिन मैं स्कूल में गई, जब मैं 12th में थी, और 12th के बाद थोड़ा सा हम बड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पे मुझे ना एक लड़का मिला था, मतलब मेरा फ्रेंड ही है, वो फ्रेंड ही बोलती हूँ। तो उस टाइम पे नहीं पता था कि मैं किसके लिए क्या फ़ील करती हूँ, क्या फ़ील नहीं करती हूँ। तो हम दोनों एक फ्रेंड्स बने बहुत अच्छे। तो फ्रेंड बनते बनते मुझे उसके लिए फ़ीलिंग आने लगी, बट मुझे नहीं पता कि वो मेरा प्यार है, ना उसको पता था। तो हमें लगा कि चल हम अब एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं, मज़ा आ रहा है, घूमने जाते, सब चीज़ करते। तो करते करते हमें मुझे प्यार हो गया उससे। तो पता नहीं उसको हुआ था नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता अभी भी, बट मुझे हो गया था अपनी तरफ से। और उसमें भी लोगों ने इतनी सारी चीज़ें बोली मेरे स्कूल में कि ये तो हिजड़ा है, ये तो छक्का है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये क्या कर रहा है, ये तो लड़कों के साथ घूम रहा है, लड़कों के साथ ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो हम क्या बोले इसे। तो मेरी वजह से उसको भी बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी थी उस टाइम पे। और जब स्कूल जाते थे तो वॉशरूम्स में ज़बरदस्ती ले जाना कि हाँ आजा आजा हमारे साथ आजा, तू वॉशरूम पे क्यों नहीं जाता है, तू वॉशरूम क्यों नहीं करता है, ये सब चीज़ें करके मुझे बोलते थे। तो ज़बरदस्ती एक दिन तो मुझे लेके भी चले गए थे वॉशरूम में धीरे धीरे करके, और वहाँ पे मुझे बहुत हरासमेंट किया उन्होंने कि ज़बरदस्ती पैंट उतारना, ये सब चीज़ें कि देखना है कि इसके अंदर है क्या एक्चुअल में, कि ये ऐसा बिहेव क्यों करता है, वो सब चीज़ें था लोगों को माइंड में। वो फेज़ भी चला गया, बचपन का भी चला गया। जो मेरी मेन जर्नी शुरू हुई, जो मैं अभी हूँ, जो मैं प्रेजेंट में हूँ, जो मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, वो मैं ये हूँ। वो जर्नी मेरी 12th के बाद, जब मैं दार्जिलिंग से हूँ, दार्जिलिंग से जब मैं दिल्ली आई, दिल्ली में आने के बाद पता लगा कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे नहीं पता था कि कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे क्या करना है, किसको बोलना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, या कैसे अपने आप को अपनाना है, मुझे नहीं पता था वहाँ पे। फिर ना मैं बहुत इंटरव्यूज़ देती थी जॉब्स के, तो मुझे जॉब नहीं मिलती थी उस टाइम पे, कि मैं बहुत ज़्यादा गर्लिश थी। तो मैं ढूंढते 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 मुझे एक ऐप चलाती थी मैं, डेटिंग ऐप। उस डेटिंग ऐप में मुझे एक सर मिले वहाँ पे। वो मेरा बहुत बड़ा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। एक दिल्ली जैसे शहर में अकेला इंसान आना और एक अच्छे इंसान को पाना, तो वो मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट है कि मैं अभी भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छी लाइन दिखाई, अदरवाइज़ मैं आज कहीं और होती।
तो जब मैं उनसे मिली ऐप के थ्रू, वो थोड़े एजेड थे मुझसे, मैं उस टाइम पे 17 की थी, 17 की थी, तो मैं ना 18 साल की थी, ना यहाँ का आधार कार्ड ना वोटर आईडी कुछ नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया कि एनजीओ, वो एनजीओ में काम करते थे, कि हमारा एनजीओ है, वहाँ पे ऐसे ऐसे काम होता है, वहाँ पे हम HIV एड्स के लिए काम करते हैं, तो तुझे पता है HIV क्या है? तो मैंने बोला मुझे तो नहीं पता HIV क्या है, मैं तो अभी भी दिल्ली आई हूँ। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि एनजीओ में काम कैसे करना है, मुझे एनजीओ लेके गए, और वो इंटरनेशनल एनजीओ था। तो मुझे वहाँ पे लेके गए, HIV के बारे में सिखाया, LGBT कम्युनिटी के बारे में सिखाया कि LGBT कम्युनिटी क्या है, तू अपने आप को क्या सोचती है, तू कैसे रहना चाहती है। उन्होंने मुझे सब सिखाया, सब कराया। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे जॉब लगवा दी, तो मैं वहाँ पे जॉब करने लग गई। तो फिर मुझे ना वो कंपनी बहुत अच्छी लगती थी वहाँ की, क्योंकि मेरे जैसे लोग थे वहाँ पे सभी LGBT कम्युनिटी के लोग वहाँ पे काम करते थे, और मुझे भी वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल होने लगा था। मैं घर पे जाती थी, बस खाना खाती थी, सो जाती थी। मैं सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुँचती थी, लोग 10-11 बजे आते थे, मैं 9 ही बजे पहुँच जाती थी, क्योंकि मुझे वो कंपनी अच्छी लगने लग गई थी। ऑफिस में ना सभी लोग अपनी बात कर रहे हैं, कोई लिपस्टिक लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब लोग मेकअप करते थे, अपनी अपनी चीज़ें जैसे उनको पहनना था वैसे पहन के आते थे, जैसे उनको मेकअप करना था वो मेकअप करके आते थे। तो मुझे वहाँ पे जाना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं वहाँ पे जाके सीखती गई HIV के बारे में, काम करना, कैसे काम करना है, लोगों से कैसे बात करनी है, और चीज़ें दिल्ली में क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं, ट्रांसजेंडर्स क्या है, गेज क्या है, लेस्बियंस क्या है, मैं इन सब के बारे में वहाँ पे सीखती गई। छोटी थी उस टाइम पे, बहुत 17 साल की थी जब मैं घर से निकल गई थी। तो उस टाइम पे मुझे सब लोग वो नेगलेक्ट ही करके रखते थे कि बस छोटे हैं, इसको करके ना ऐसे करके रखते थे। तो मेरा वहाँ पे सैलरी भी कटती थी, जितना आता था उतना नहीं आता था। तो फिर भी वहाँ से सीख गई, कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे सीख ली, धीरे धीरे करके मैंने सीख ली। फिर वो जो सर थे जिन्होंने मुझे सिखाया था सब चीज़, तो जब कोविड हुआ था वो चले गए। फिर उसके बाद मेरी और ज़िंदगी चेंज हो गई। मैं वहाँ पे सीखती गई थी। फिर अब मेरा जब वो वहाँ से चले गए, मेरी ट्रांजिशन की जर्नी शुरू हो गई वहाँ से। तो वो करते करते ना एक दिन क्या हुआ, मैं एक डेटिंग ऐप चलाती थी, डेटिंग ऐप चलाते चलाते मेरे घर के पास में ही था, एक लड़के ने मुझे बुलाया डेट के लिए। सब चीज़ सही हुआ, मैं वहाँ पे चली गई, हमने बातें बातें करी, वो आया। जो उसने मुझे फ़ोटो दी थी ऐप में, वो तो वहाँ पे वो नहीं था जो रियल में आया था। मैंने सोचा पब्लिक एरिया है, चल बात कर लेती हूँ। नई नई तो थी मैं दिल्ली में, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। तो उसने वहाँ पे हमने बात करी, तो मुझे लगा इसने दारू पी रखी है। तो फिर भी मैंने बात करी, तो बात करते करते हम चलते चलते गए। जैसे हम थोड़ा सा आगे गए, हम ATM के जस्ट आगे रुक गए। तो उसने बोला सुनो, मैं तो पेड हूँ, मैं तो पेड सर्विस करता हूँ, तुमने मेरी ID में बायो नहीं पढ़ा उसमें ऐप में? तो मैंने बोला तुमने तो लिखा नहीं था। फिर मैंने देखा, उसे तुरंत चेंज करके अपनी ID वहाँ पे पेड करके लिखी थी, पेड 5K करके लिख रखा था। तो उसने मुझे बोला कि अब तो तुम्हें मुझे पैसा देना पड़ेगा, तुमने मेरी टाइम वेस्ट करी, मेरा एजेंट मुझे मांगेगा, मेरा ये होगा वो होगा। मैंने बोला मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था ये सब चीज़ें करके, और तुम जो फ़ोटो में वो तो हो भी नहीं। तो उसने वो अपने और टीम को बुलाई वहाँ पे, वो उन लोग पूरा रैकेट चलाते हैं। तो पूरा उन्होंने बुलाया किसको फ़ोन करके कि यहाँ पे आ जाओ, वो मुझे पैसे नहीं दे रही है, ये मुझे ऐसे बोल रही है, ऐसे करके मैंने कि सबको बुला लिया, इकट्ठा कर लिया। अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत डर गई उस टाइम पे। घर पास में ही था, वीडियो बन जाती है आजकल तो बहुत जल्दी, तो मैं डर गई। तो उसने बोला मैं 5,000 लेता हूँ सर्विस का। मेरे अकाउंट में पैसे थे, क्योंकि मेरी दीदी की शादी आने वाली थी, तो पैसे थे, मम्मी ने डाल रखे थे। तो मैं क्या करूँ, और ATM भी लेके गई थी, पता नहीं फॉर्चुनेटली क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। तो मैं लेके चली गई थी, तो मैं ATM में निकालने गई, वो अंदर ही आ गया। मेरे अकाउंट में थोड़ा सा ज़्यादा ही पैसे थे, तो उसने पूरा पैसे विड्रॉ करा लिया मुझसे कि अब ये उसे पूरे पैसे हमें दे करके। तो मैंने पूरा विड्रॉ करके ही उसे पूरा पैसे दे दिया वहाँ पे। ऐसी ट्रेजेडी हुई नई जब मैं आई थी दिल्ली में। फिर उसके बाद जब मैं घर से निकली, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने बोला कि मैं घर से जा रही हूँ यहाँ से, अब मेरा जॉब शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से मुंबई में शिफ्ट हो रहा है। तो मैं घर से निकल गई, और फिर बारी आई घर ढूंढने की, अब रेंट पे रहना है, अब क्या करें, घर से बाहर निकल गए। ऊपर से ट्रांजिशन शुरू हो रही, नई नई में इतने अच्छे भी नहीं दिखते ना, हमारे कुछ चीज़ें थे कि डेवलप हुए थे कि अच्छे भी नहीं दिखते थे, और ऊपर से हम बाहर से आए हुए थे, मैं नेपाली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, और यहाँ पे लोग अलग सोचते हैं नेपाली लोगों को। तो नेपाली प्लस ट्रांसजेंडर, और घर ढूंढने निकली है। अब मैं क्या करूँ, घर ढूंढते टाइम जहाँ जहाँ घर ढूंढने जाती थी, वहाँ मुझे बोलते थे कि अच्छा तुम लोग तो यहाँ पे सेक्स वर्क ही करोगे ना आके, क्योंकि यहाँ पे तो सब लोग सेक्स वर्क करते हैं नेपाली, और तुम्हारे घर पे रोज़ लड़के आएंगे, तुम्हारे घर पे रोज़ पार्टी होगी, ऐसे होगा ना, ऐसे मुझे बोलते थे लोग।
तो मैं बोलती थी नहीं मैं नहीं करती हूँ, बट मुझे बिलीव नहीं करते थे। फिर कहीं और एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ तो वो पहचान लेते थे कि अच्छा ये ट्रांसजेंडर है, वो बातचीत करते, फिर किसी और के पास बोलते वहाँ पे चले जाओ मेरा फ्रेंड है वो आपको दिला देगा। फिर वहाँ पे जाओ, फिर वो किसी और के पास पकड़ के लेके जाता है, फिर वो वहाँ पे छोड़ देता है। ये सब चीज़ें हमें घर ढूंढने में भी इतनी परेशानी होती है कि एक ट्रांसजेंडर पर्सन को, और बाहर से और आए हुए हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो झेलती ही है हर ट्रांसजेंडर वुमन। और हम स्पेशली जो हम बाहर से आते हैं, हमें तो घर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे ऐसे करते करते थोड़ा छोटा सा घर मिला था, और छोटी थी और फैशनेबल थी, और नेपाली तो वैसे ही फैशनेबल होते, तो मैं छोटे छोटे कपड़े पहनती थी बहुत, और मेरा बाल भी थोड़ा सा फंकी था उस टाइम पे। उस घर में भी मैं 5-6 महीने रही हूँ। 5-6 महीने में रोज़ ऑफिस जाती थी, मैं छोटे कपड़े पहनती थी। तो वो ना वहाँ की मालिक ने मुझे 6 महीने में बोल दिया, मैं कहीं गई हुई थी, ऑफिस में थी, पता नहीं कहाँ थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका मेरा ना घर बिक रहा है, आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा। अब 5 महीने रह के 6 महीने में उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि घर छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला रीज़न क्या है, तो उन्होंने बोला कि हमारा घर बिक रहा है। तो मैंने बोला अब तो फिर छोड़ना पड़ेगा, क्या करें। फिर घर ढूंढना शुरू। फिर घर ढूंढने के टाइम पे सेम चीज़ रिपीटेडली होने लग गया कि मैं तो उस टाइम पे आईडी कार्ड भी पहन के जाती थी, फिर भी लोग बोलते थे कि तुम गलत काम करते हो। तो वो घर मैंने छोड़ दी। वो छोड़ के मैं कहीं और आई, तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि मेरी कपड़ों की वजह से उन्होंने मुझे घर छोड़ने को बोला था। जो सराउंडिंग्स में लोग थे उन्होंने मुझे बोला कि आपकी कपड़ों की वजह से इन्होंने घर छोड़ने को बोला। फिर वहाँ से कहीं और गई, वहाँ पे मैं 1 ही महीने रह पाई, उन्होंने मुझे 2 महीने का पैसे ले लिया। अब कुछ बोल भी नहीं सकती, ना मेरे घर वाले हैं आगे पीछे, ना कोई है, मैं किसको बोलूँ जाके। तो वहाँ से भी उन्होंने मुझे लूट लिया। फिर वहाँ से फिर एक और जगह पे आई, वहाँ पे भी सेम चीज़ करी। वो घर बिकाऊ में कुछ बैंक वाले लूटने आ रखे थे, 3 महीने की उनकी वो थी, उन्होंने मुझे वहाँ पे रख दिया। वहाँ पे भी 3 महीने बाद फिर निकलो। 1 साल में मैक्सिमम मैंने 4 घर चेंज करे होंगे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना हमें घर ढूंढने में, और हम ऐसे वैसे लोकेशन में भी नहीं रह सकते कि लड़के आ जाते हैं, कभी कोई रिंग बेल बजा के चला जाता है घर में आके, कभी कोई कुछ करके चला जाता है, तो हो ही नहीं पाता हम लोगों को। तो घर ढूंढते ढूंढते अब मेरे साथ ट्रेजेडी होती ही जाती हर 6 महीने में। 6 महीने बाद मेरा एक बड़ा भाई है, घर की बात करूँ तो एक बड़ा भाई है, वो 32 का था और वो बीमार था, और वही मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करता था कि चल इसके अपनी ज़िंदगी जीने दे, ये सब चीज़ें कर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। वो मुझे सपोर्ट करता था थोड़ा बहुत। तो वो भी बीमार था, वो बीमार था। वो बीमार होने के बाद उसने हमें बताया नहीं कि उसको क्या हुआ था। तो उसको ट्यूबरकुलोसिस होके वो बिगड़ के उसकी डेथ हो गई, तो 1 हफ्ता हमें उसको मिल पाए कि 1 हफ्ते में हम जितना कर पाए उसको हमने करी, बट वो नहीं बचा, उसका डेथ हो गया था। उसका टैटू भी मेरे यहाँ पे है अभी। तो उस टाइम पे मैंने 1 हफ्ता उसको बचाने की कोशिश करी, नहीं बचा पाई। तो वहाँ पे भी मेरे घर वाले, जो मेरे मम्मी के फ्रेंड्स, मेरे पापा के फ्रेंड्स जो भी यहाँ दिल्ली में रहते हैं, हॉस्पिटल में मैंने 1 हफ्ता उसको देखा। जब उसका डेथ हुआ तो सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पे ग्राउंड में, दीदी भी बैठी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे, और मैं अलग से बैठी हुई थी उस ग्राउंड में। उन्होंने मुझे इतना अलग कर दिया था। सब लोग इधर बैठे हुए थे, फैमिली फ्रेंड्स जितने भी वो लोग थे मेरे घर वाले, और मैं अलग बैठी हुई थी ग्राउंड में। तो उनको लगा कि क्या पता कुछ और ना हो जाए, उनकी इंसल्ट ना हो जाए फ्रेंडों के सामने या रिलेटिव्स के सामने करके, मुझे उन्होंने हॉस्पिटल में भी अलग कर दिया था कि इसको अलग ही रखो करके, ऐसे वाला। फिर वो होने के बाद हम घर चले गए। घर में भी यही सेम चीज़ रिपीटेडली कि भाई है मेरा, छोटा भाई भी है, उसको आगे करना सब चीज़ में। मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है घर पे, कब पूजा हो रही है, कब भाई का लास्ट डे है, कब क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। और मेरे लिए वहाँ पे वेट भी नहीं करा गया कि मैं वहाँ पे, उसका लास्ट रखा हुआ था घर पे, मैं 5 मिनट बाद पहुँची हूँ, उससे पहले ही वो लास्ट लेके चले गए थे उन्होंने। मतलब इतना हुआ था मेरे साथ घर पे भी उस टाइम पे, आज से 1-1.5 साल पहले। लास्ट भी उन्होंने मुझे देखने नहीं दी घर पे। तो और फिर पूजा होती है, उसमें भी मुझे इन्वॉल्व नहीं करना, मैं तो अलग ही रहती थी। मुझे पता ही नहीं होता था कि कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, कब क्या हो रहा है। मेरे भाई को आगे करते थे फिर भी थोड़ा थोड़ा कि भाई कर देता था ये सब चीज़ें करके। तो वहाँ पे मुझे कोई बात नहीं करते थे, मैं अलग घर में रहती थी, और यहाँ पे अलग फंक्शंस होते रहते थे, सब चीज़ होता था। फिर मैं वहाँ से दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद मैं धीरे धीरे मॉडलिंग शुरू करी, मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन करी। मॉडलिंग एजेंसी में भी ये बोलते थे कि तुम ट्रांसजेंडर हो तो हम तुम्हें ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अलग माहौल में काम करते हैं, तुम आके
एक माहौल अलग तरीके का सीन क्रिएट होगा, तो मुझे ऐसे बोलते थे। तो उसमें भी बहुत रिज्यूमी पोलराइड्स बोलते हैं मॉडलिंग एजेंसी में, पोलराइड्स भेजती रहती थी, हर एजेंसी को रोज़ भेजती थी, रोज़ वो लोग मुझे रिजेक्ट करते थे। तो कभी मुझे वहाँ से काम ही नहीं मिला, तो मैं एनजीओ में काम करती गई। एनजीओ में काम करते करते मैंने सब चीज़ सीख ली एचआईवी के बारे में। हम एचआईवी एड्स अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, हम लोगों को फ्री टेस्टिंग्स प्रोवाइड करते हैं, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं जो एचआईवी पॉजिटिव लोग होते हैं। और हम एक शेल्टर होम भी चलाते हैं जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग हैं, जो डिसऑन है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास कुछ सीखने का एक ज़रिया नहीं है, हम उनको वहाँ पे लाके सिखाते हैं। उनको फिर हम वहाँ से जॉब प्लेसमेंट भी कराते हैं जिसको सीखना होता है, क्योंकि अनाथ बच्चे का भी घर है, एक जो वृद्ध आश्रम भी है, जो बूढ़े हो जाते हैं उनके लिए भी एक आश्रम बना हुआ है, बट हम जैसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे। तो हमने भी एक शेल्टर होम इनिशिएटिव लिया है, तो वहाँ पे बच्चे आते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ते हैं, जिसको पार्लरिंग करना होता है वो पार्लरिंग करते हैं। हम ये सब चीज़ें काम करती हूँ मैं। तो अब धीरे धीरे मैं मॉडलिंग को छोड़ के सोशल वर्किंग में ज़्यादा आ गई हूँ। सोशल वर्क करते करते अब मैं यहाँ तक एक सक्सेसफुल सोशल वर्कर भी बोल सकती हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि मैं छोटे उम्र से ही सोशल वर्किंग का काम ही करी, क्योंकि मॉडलिंग में भी कभी मुझे चांस नहीं दिया इतना ट्रांसजेंडर होने के कारण। और अब मैं सोशल वर्किंग में आके अब मुझे लोग पूछते हैं कि हाँ एक ट्रांसजेंडर है और उसको हम मॉडलिंग इवेंट में बुला सकते हैं एज अ गेस्ट। मैं वहाँ पे मॉडल नहीं बनी हूँ कभी, बट मैं अब एज अ गेस्ट वहाँ पे जाती हूँ, जो भी इवेंट्स होता है, जो भी चीज़ें होती है। तो अब मुझे लोग पूछते हैं कि अच्छा ये अच्छा काम कर रही है। और मेरे घर वाले भी अब उनका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हुआ कि चलो ये, अब उनको ये लगता था पहले कि ये ट्रेन में मांगती होगी, ये शादियों में जाती होगी, नाचती होगी, बट अब उनका भी सोच, उनका भी थॉट्स सबका चेंज हो गया कि ये अच्छा काम करती है। मेरे स्टेटस देखते होंगे, मेरे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में देखते होंगे, तो उनको भी अब ये लगता है कि चलो ये अच्छा काम करती है, इसको अपनी लाइफ जीने दो। और सबसे अच्छी तो मेरी दादी हैं, वो 80 की होने वाली है, 80 साल की होने वाली है। तो वो मुझे सपोर्ट करती है कि तुझे जो करना है वो कर, तुझे जैसे करना है तू कर, तुझे जो अच्छा लगता है तू वो कर। और जब मैं साड़ी पहनती हूँ, नेपाली साड़ी पहनती हूँ, तो जब मैं थोड़ा सा अलग पहनती हूँ ना, तो वो मुझे सिखाती है फ़ोन करके कि तूने साड़ी ऐसे क्यों पहनी है, साड़ी नेपाली ऐसे करके। अब वो सिखाने लग गई, क्योंकि उनको भी उस टाइम पे सब डराते थे ना घर वाले, आपस के लोग, कि तुम्हारा ये तो ऐसा हो गया, अब उसको आने नहीं देंगे, उसको वहाँ पे किसी ने किडनैप कर लिया है, उसको वहाँ के लोग उठा के लेके चले गए हैं। उसको बहुत लोग डरा देते थे दादी को। तो अब उनको धीरे धीरे पता लग रहा है कि मैं क्या काम करती हूँ, मैं कैसे जीती हूँ, मैं कौन सी लाइफस्टाइल जीती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ। तो उनको अब सब पता लग गया है, तो वो मुझे धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे हैं। अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, बट हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं मेरे घर में। सो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को, सबसे पहले अपना बच्चा सोचो कि आपने उसको जन्म दिया है। सबसे पहले आप वो सोचो कि ये मेरा लड़की है, ये मेरा लड़का है, ये सोचो, तो आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप पहले ये सोचोगे कि ये तो हिजड़ा बनेगा, ये तो ये छक्का बनेगा, या तो ये क्या बनेगा, ये मत सोचो। तब आपको जाके अपने बच्चों से भी प्यार होगा, तब आप अपने आप को एक्सेप्ट भी कर पाओगे अपने बच्चों को। सबसे पहले यही सोचो कि आपने उसको जन्म दिया है, बस बाकी सब चीज़ धीरे धीरे चेंजेस होती ही जाएगी। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, आपके घर में कोई भी लेस्बियन बच्चा हो, गे बच्चा हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर्स हो, कोई भी बच्चा हो, उनको प्यार से रखोगे, उनकी चीज़ें जानोगे, उनको सब चीज़ सिखाओगे, या उनकी चीज़ें आप लेने की कोशिश करोगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते अपनी लाइफ से, तो वो कभी गलत रास्ते में भी नहीं जाएगा। अदरवाइज़ लोग बहुत गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो आप जब अपने घर से ही उसको प्यार दोगे तो दुनिया भी प्यार देगी। जब आप ही नहीं अपनाओगे तो उसे कोई नहीं अपनाएगा। तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चे को अपनाओ, तो दुनिया अपनाएगी।